हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्विट्जरलैंड एक देश, उसके बारे में, उसके संवैधानिक व्यवस्था के बारे में। और हम इसमें ये जानेंगे कि हम स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में या संवैधानिक व्यवस्था के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो बुक है जिसमें हम विश्व के प्रमुख संविधानों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन प्रमुख संविधानों में हम ब्रिटेन के संविधान को रखते हैं, उसके साथ ही हम अमेरिका के संविधान को रखते हैं, और उसके अलावा हम स्विट्जरलैंड के संवैधानिक व्यवस्था का भी अध्ययन इसको भी रखते हैं। और इसके अलावा भी और कई देश हैं जिनके अध्ययन को हम रखते हैं, जिसमें कि चीन हो सकता है, जापान हो सकता है, रूस हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है। पर फिलहाल जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो स्विट्जरलैंड है। इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, सब जानते हैं ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इसलिए हम ब्रिटेन को पढ़ते हैं क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश, जो भी देश संसदात्मक व्यवस्था को फॉलो करता है वो ब्रिटेन को ही एक प्रकार से फॉलो कर रहा होता है। हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक संघात्मक शासन प्रणाली का जनक देश है, इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक है। और अगर हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाना है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर दो ही प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं, या तो संघात्मक या संसदात्मक। संसदात्मक व्यवस्था में ब्रिटेन को हम इसका श्रेय दे सकते हैं जनक होने का, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए हम अमेरिका को श्रेय दे सकते हैं कि इसकी व्यवस्था, जो अमेरिका की जो व्यवस्था है वह अध्यक्षात्मक वाली व्यवस्था है, और लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं जब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं से इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं से अलग स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ये जो शासन व्यवस्था है स्विट्जरलैंड की, वो ना तो संसदीय है, ना तो पूर्णतः संसदीय है, और ना ही पूर्णतः अध्यक्षीय है। ठीक है, संसदीय भी नहीं है पूर्ण तरीके से, ध्यान रखना, पूर्णतः ना तो संसदीय है और ना ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सी? अध्यक्षात्मक। और ना ही ये अध्यक्षात्मक है पूर्णतः। ठीक है, स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आपको कुछ गुण संसदीय शासन व्यवस्था के मिल जाएंगे और कुछ गुण अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के मिल जाएंगे। इसलिए हमें इसे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, या ज्यादा हमें इसे पढ़ने का विषय अपने इस पुस्तक में इसे शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने वाला हूं, वो मेरा जो बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो स्विट्जरलैंड जो है उसकी जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अध्ययन का महत्व क्या है, यानी कि हम जो स्विस संविधान है उसे क्यों पढ़ें। हमारा जो सवाल है आज वो यही है कि हम स्विस संविधान को क्यों पढ़ें। देखिए, स्विस संविधान को पढ़ने से पहले या इसकी व्यवस्थाओं को जानने से पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए, या जिस भी चीज को हम पढ़ रहे हैं उसे ये जरूर जान लेना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ें। तो इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि हम ब्रिटेन पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटेन को हमें पढ़ने का हमारा कारण ये होता है कि हम अगर दुनिया की कुछ खास राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो ब्रिटेन को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहीं से ही संसदीय शासन व्यवस्था निकली है। उसी प्रकार से हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते। जब हम विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें अमेरिका को भी लेकर चलना पड़ता है। इसकी वजह यह है क्योंकि अमेरिका ही अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को पूर्णतः रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं को दुनिया में ज्यादातर देशों ने अपनाया है। कौन सी? संसदीय और अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था का वह रूप जिसमें प्रधानमंत्री शासन प्रणाली या मंत्री मंडलीय शासन प्रणाली होती है, जैसे कि भारत में होती है, जिसमें राष्ट्रपति या जो राजा होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है और असली सभी शक्तियां मंत्री परिषद के पास होती हैं, मंत्रिमंडल के पास होती हैं। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली होती है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का नहीं बल्कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है।
ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। सभी शक्तियां मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में शामिल में पाई जाती हैं। ये इन दोनों संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की खास बात होती है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है और इसमें राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमारी जो आज शासन व्यवस्था है जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं वो है स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था, जिसमें कुछ गुण तो संसदीय शासन व्यवस्था के हैं और कुछ गुण उसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के हैं, और ये दोनों ही शासन व्यवस्थाएं एक दूसरे से विपरीत मानी जाती हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्विट्जरलैंड ने इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से समायोजित किया है। ये संसदीय मान लीजिए, ये क्या है, ये संसदीय है और ये अध्यक्षात्मक है, और दोनों का एक प्रकार से इसके अंदर क्या है, दोनों के ही विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से, स्विट्जरलैंड ने किस प्रकार से इन दोनों का क्या किया है, समायोजन किया है, हमें ये चीज इसमें देखने को मिलेगी, इसलिए हमें ये जरूर पढ़नी चाहिए। तो स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसका मेन आंसर तो यही है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स और हैं जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं, कि जैसे कि स्विट्जरलैंड प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर इंग्लैंड संसदीय शासन व्यवस्था का जन्मदाता है, अगर अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जन्मदाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक प्रजातंत्र का घर भी कौन है, स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड है। आज भी स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। यहां के लोग प्रजातंत्र के इतने आदी हैं कि उन्हें लगता है कि जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी शासन और प्रशासन में होनी चाहिए। उन्हें यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई राजा, यानी कि राजा मीन्स कोई वंशानुगत आधार पर शासन प्रशासन का काम संभालता रहे, या एक चुना हुआ व्यक्ति भी सारी की सारी शक्तियों को रखकर एक राजा की तरह ट्रीट करे, एक बड़े लीडर की तरह ट्रीट करे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड का घर कहलाता है, या स्विट्जरलैंड जो है वह प्रजातंत्र का घर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रजातंत्र है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रजातंत्र है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किनके लिए, स्विट्जरलैंड वासियों के लिए। राजनीतिक प्रयोगशाला भी है ये। राजनीतिक प्रयोगशाला इसलिए क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देशों में उस समय राजतंत्र हुआ करता था, जिस समय राजतंत्र हुआ करते थे यूरोप के ज्यादातर देश, उस समय स्विट्जरलैंड अपने आप में क्या था, गणतंत्र हुआ करता था। यह भी अपने आप में एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी की तरह काम कर रहा था पूरे यूरोप के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरोप उन दिनों स्विट्जरलैंड को लेकर एक अलग ही बात रहती थी यूरोप में, कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप था। क्या था, स्विट्जरलैंड अशांति के द्वीप में। तो अशांति का जो समुद्र है ये कहा गया है किसको, यूरोप को। तो स्विट्जरलैंड यूरोप में है, और यूरोप में जो अशांति थी, यानी कि यूरोप में जो अशांति थी, यूरोप में आए दिन युद्ध हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, यूरोप में आए दिन युद्ध हुआ करते थे। उन युद्धों से अलग रहता था कौन, स्विट्जरलैंड जो हमेशा स्थायी तटस्थता की नीति अपनाता था, वो हमेशा अलग रहता था। इवन उसने प्रथम विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध, इसमें से इन दोनों ही युद्धों में किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया, दोनों से वह अलग रहा, और इस दौरान वह अपनी तटस्थता की नीति का पालन करता रहा। इसलिए जो हमारा जो स्विट्जरलैंड है उसे तटस्थ मान लिया गया है, और तटस्थता के प्रति उसके इतनी महत्वपूर्ण श्रद्धा है कि वह अपने आप को सदैव अलग रखता है किसी भी गुट से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से। आमतौर पर यह अलग रहता है। तो इसका जो महत्व है संवैधानिक व्यवस्था का, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो संवैधानिक व्यवस्था का जो महत्व है वो यही है। इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात तो यही है कि यह विश्व का क्या है, प्राचीनतम गणराज्य है। कौन सा है, प्राचीनतम गणराज्य। दुनिया में अगर सबसे पहला कोई गणराज्य है तो वह स्विट्जरलैंड ही है। आधुनिक विश्व में दुनिया का सबसे पहला अगर कोई गणराज्य देश है तो वह स्विट्जरलैंड है। जैसा कि मैंने पहले ऊपर भी बताया है कि यूरोप में, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में
जिस समय प्रजातंत्र हुआ करता था, गणतंत्र हुआ करता, राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की हुआ करती थी, निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, उस समय भी विश्व के स्विट्जरलैंड के अंदर क्या हुआ करता था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हुआ करती थी। देखिए इसकी जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, वैसे तो लेटेस्ट तो 1848 की है, 1848 के संविधान में इस चीज को डिफाइन किया गया है कि स्विट्जरलैंड एक गणतंत्र देश है, मगर उससे पहले भी 1848 से पहले भी जो स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्था थी या उसमें जो राजतंत्र था, वो उस तरह का राजतंत्र नहीं था जिस तरह का राजतंत्र दुनिया के तमाम अन्य देशों में हुआ करता था। क्योंकि इनकी जो जनसंख्या, इनकी जो जनता है, स्विट्जरलैंड की जो जनता है, वो विश्वास करती है किसमें, प्रजातंत्र में। ठीक है, तो प्रजातंत्र, दूसरा पॉइंट यही आ जाता है कि प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक, अगर प्रजातंत्र का कोई आदर्श प्रतीक माना जाता है तो वह स्विट्जरलैंड ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन ऐसे हैं, 5 कैंटन ऐसे हैं जिनमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है, यानी कि स्विट्जरलैंड आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को फॉलो करता है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ही आदर्श प्रजातंत्र कहलाता है। हाँ, ये बात सही है कि दुनिया के ज्यादातर तमाम देशों में आज के समय में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपना लिया है, मगर आदर्श रूप तो आदर्श ही होता है। और आदर्श रूप कौन सा है? आदर्श रूप है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। व्यवहारिक कारणों से दुनिया के तमाम देशों में इसको अपनाया नहीं जा सकता, जैसे कि जनसंख्या का ज्यादा हो जाना इस प्रकार का एक कारण है कि आज के टाइम में इस आदर्श को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी भी स्विट्जरलैंड में इस आदर्श को अपनाया जा रखा है, भले ही छोटे स्तर पर अपनाया जा रखा है, लेकिन फिर भी अपनाया जा रखा है। दूसरी बात है विविधता में एकता। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम ये कहें कि इसको क्यों पढ़ना है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि विश्व का प्राचीन गणतंत्र भैया पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ना चाहिए, दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र है। और आज जबकि ज्यादातर दुनिया गणतंत्र हो रही है, तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि गणतंत्र का एक प्रकार से जो जन्मदाता है या जो विकास है वो कहाँ से हुआ है या फिर कहाँ से आया है। तो इस इरादे से भी हमें इस वाले पॉइंट के हिसाब से भी हमें स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रजातंत्र का एक आदर्श प्रतीक है आज भी ये, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर देश आज प्रजातंत्र बनना चाहते हैं, प्रजातांत्रिक देश बनना चाहते हैं। तो प्रजातांत्रिक बनने के होड़ में उन्हें पता तो होना चाहिए कि आदर्श प्रजातंत्र होता क्या है। आदर्श प्रजातंत्र तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड की कुछ स्तर पर इसको लेकर अभी भी आगे बढ़ रहा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि स्विट्जरलैंड में ऐसी क्या बात है जो हमें इसकी संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ना चाहिए। इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट बात है विविधता में एकता। अच्छा, ये भारतीय होने के नाते भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि भारत में भी डाइवर्सिटी इसी प्रकार की है और भारत को भी डाइवर्सिटी में यूनिटी चाहिए, डाइवर्सिटी में यूनिटी चाहिए, यानी कि विविधता में एकता चाहिए। भारत में भी कई धर्म है, कई धर्म के लोग हैं, कई भाषाएं हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से, और क्षेत्र भी काफी बड़ा है, तो क्षेत्रीयता भी है भारत में। तो ये सारी चीजें भारत में भी चुनौतियां हैं भारत के लोकतंत्र के लिए। इसलिए ये विविधता जो वाला जो कॉन्सेप्ट है भारत के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एज ए इंडियन, भारतीय होने के नाते तो हमें इसे पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे यहूदी भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, रोमन कैथोलिक भी रहते हैं, प्रोटेस्टेंट भी रहते हैं, और इसके अलावा और भी अन्य कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें कई भाषा के लोग रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जर्मन 70+% है उनका, इतने परसेंट के लोग 70+% के लोग जर्मन भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं इसमें। और इसके अलावा फ्रेंच के अलावा इसमें और भी कई अन्य भाषाएं, इटालियन है उसको बोलने वाले लोग भी हैं। तो कई भाषाएं बोलते हैं यहाँ के लोग। और क्षेत्रीयता का भी कुछ ऐसा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ताना बाना है वो कुछ इस प्रकार का है कि इनमें विविधता पाई जाती है, इनकी जनसंख्या, इनकी जनता में, यानी कि जो स्विट्जरलैंड है उस देश में जो जनता है उसमें विविधता पाई जाती है, भाषा के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, क्षेत्रीयता के स्तर पर। मगर इन सब के मुद्दे कभी भी भारत की तरह हावी नहीं हुए हैं और लोकतंत्र को इन्होंने कभी चुनौती नहीं दी है, यानी कि उनकी एकता को इस चीज से कभी भी चुनौती नहीं मिली है। तो हमें यह सीखना होगा यहां से कि ऐसी इन्होंने क्या
चीजें की हैं कि इनकी इन व्यवस्थाओं ने, यानी कि स्विट्जरलैंड की धर्म की वाली चीजों ने, भाषाएं वाली प्रॉब्लम ने और क्षेत्रीयता वाली प्रॉब्लम ने इतना कभी मुखर होकर आवाज नहीं उठाई कि वो स्विट्जरलैंड की एकता के लिए कभी चुनौती बन सके। तो हमें ये सीखना होगा यहाँ से, इसलिए अभी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया के लिए भी। अगर मान लीजिए हम एक विश्व सरकार का सपना सोचते हैं, हम एक ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हम दुनिया एक विश्व सरकार की कल्पना करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम आएगी। दुनिया में तमाम धर्म है, तमाम भाषाएं हैं, तमाम क्षेत्र हैं, इन मुद्दों को कैसे, इन चुनौतियों को कैसे हम टैकल करेंगे। तो स्विट्जरलैंड एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। जैसे इसने टैकल किया है वैसे भी हम इस मॉडल को पूरी दुनिया में लागू कर सकते हैं, यदि हम एक विश्व सरकार की ओर आगे बढ़ेंगे, अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है तो। स्थायी तटस्थता मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्थायी तटस्थता का मतलब यह है कि ये हमेशा स्विट्जरलैंड हमेशा तटस्थ रहा है, दुनिया के सभी देशों से अलग रहा है। इसने कभी भी किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है, किसी के खिलाफ नहीं गया है। मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, कभी भी इसने किसी भी विश्व युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया है और ना ही ये खिलाफ रहा है। सबसे संबंध इसके अच्छे रहे हैं। इसकी जो तटस्थता की नीति है, 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई थी उसमें इसकी तटस्थता की स्थिति को स्वीकृत किया गया। उसके बाद में जो 1919 में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि हुई, उस संधि में भी इसकी तटस्थता की नीति को एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि हाँ, स्विट्जरलैंड एक स्थायी तटस्थ देश है। अच्छा, यहां पर यह समझना होगा कि इसकी जो तटस्थता है और जो भारत की जो तटस्थता है उसमें अंतर है। ये दुनिया के किसी भी मैटर से अपना संबंध नहीं रखता है, लेकिन भारत का मकसद जो था वो ये था तटस्थ होने का, वो कि मैं किसी भी गुट, किसी भी गुट यानी कि अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। दैट्स वाई उसने असंलग्नता की नीति, तटस्थता की नीति अपनाई। एक्चुअली में सही मायनों में कुछ लोग कहते हैं कि वह तटस्थता की नीति नहीं होकर असंलग्नता की नीति थी, नॉन अलाइनमेंट की नीति थी। लेकिन जो स्विट्जरलैंड की जो नीति है, इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों में सही मायनों में स्थायी तटस्थता की नीति कहा गया है कि भैया ये कभी किसी से मतलब नहीं रखता, सिर्फ अपने से मतलब रखता है। लेकिन तटस्थ होने का मतलब ये नहीं है इसका कि सैनिक शक्ति के रूप से कमजोर है। अगर कोई इसके ऊपर अटैक करेगा तो बाकायदा इसके ऊपर इसकी सैनिक क्षमता इतनी है कि ये प्रतिक्रिया देगा, बहुत अच्छे तरीके से देगा, अपनी आत्मरक्षा कर लेगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट कि हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, जिसे मैं सबसे पहले बता चुका हूं, फिर दोबारा एक बार बता देता हूं कि यहां पर क्या है, बहुल कार्यपालिका है। देखिए, दुनिया में एक चीज जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि जो कार्यपालिका है अगर उसे सही ढंग से काम करना है तो उससे एकल होना चाहिए। एकल का मतलब है कि यूनिटी, यहां पे आप थोड़ा लोक प्रशासन में चले जाओगे, यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता की तरफ चले जाओगे कि आदेश की एकता होनी चाहिए, कि आदेश एक ही स्तर से आने चाहिए। और जब आदेश की एकता होती है तो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में दिक्कत नहीं आती है कि भैया इसने आदेश दिया था एक व्यक्ति ने और यही इस आदेश के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि कार्यपालिका कैसी होनी चाहिए, एकल होनी चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में, ज्यादातर दुनिया के तमाम देशों में आज एकल कार्यपालिका को ही अपनाया गया है। इवन भारत में भी और ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी, दुनिया के ज्यादातर तमाम देशों में कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है, एकल कार्यपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड इसका अपवाद है, इसने बहुल कार्यपालिका को अपनाया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो सभी जो शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति में केंद्रित ना हो जाएं, चाहे वो वंशानुगत आधार पर चुना हो। वंशानुगत आधार को तो पसंद ही नहीं करते वो, ऐसा तो होता ही नहीं है, राजतंत्र तो उनके यहाँ होता ही नहीं है। लेकिन चुना हुआ व्यक्ति भी, एक व्यक्ति सारी पावर्स को अपने अंदर समेटे हुए ना रहे, ऐसा वो चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कार्यपालिका की शक्तियों को 7 लोगों में बांट दिया है। 7 लोगों की एक कार्यपालिका होती है जिसके पास शक्तियां बटी हुई होती हैं। ये बहुल कार्यपालिका का स्वरूप है स्विट्जरलैंड का। तो ये अपने आप में एक अनोखी बात है कि किसी देश को बहुल कार्यपालिका चला रही है, ज्यादातर देशों को एकल कार्यपालिका चला रही है। तो ये किस प्रकार से अपना सामंजस्य बैठाते हैं, ये भी एक समझने का विषय है। इसलिए भी हमें स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था को समझना
चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट थे कि जिससे कि हमें लगता है कि हमें स्विट्जरलैंड के संविधान को क्यों पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इन फैक्ट्सों को जानने के बाद क्लियर हो जाता है कि हमें स्विट्जरलैंड के संविधान को क्यों पढ़ना चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमें कम से कम स्विट्जरलैंड के संविधान को इसलिए ही पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये प्राचीनतम गणतंत्र है और आदर्श प्रजातंत्र का प्रतीक है, और इसमें बहुल कार्यपालिका है। ये 3 पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करता हूं। अगले लेक्चर में मैं स्विट्जरलैंड के अगले टॉपिक्स पे बात करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।